400 साल पहले अंग्रेज जब इस देश में आए तो उनका मकसद साफ था। अधिक से अधिक आर्थिक फायदा। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जिसका शुरुआती मकसद था मसालों का व्यापार। लेकिन समय के साथ कंपनी ने अपने व्यापार का दायरा बढ़ाया और भारत में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने का काम किया और भारत की तकदीर में गुलामी का दाग लगा दिया। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई मई 1498 में, जब पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत के तट पर आया। और भारत से उसके वापस लौटने के बाद यूरोप में बड़ा बदलाव आया। वास्को डिगामा अपने साथ जहाजों में भरकर भारतीय मसाले ले गया। इसके बाद पूरे यूरोप में तो भारतीय मसालों की महक पसर गई। भारत की संपन्नता के चर्चों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का आधार तैयार किया। नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र प्रताप सिंह और इस क्लास में हम भारत में अंग्रेजों के आगमन और उस पृष्ठभूमि की बात करेंगे जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश के आर्थिक पतन की राह तैयार की। जब अंग्रेज इस देश में आए तो हमारी जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 1/4 थी और 1947 में जब अंग्रेज यहां से गए तो ये महज 3% ही रह गई। ब्रिटेन की महारानी ने पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रजिस्टर करने का आदेश दिया था और इसके लिए उन्होंने शाही फरमान जारी किया। उन दिनों मसाले का व्यापार बहुत फायदे का सौदा माना जाता था और इस पर स्पेन और पुर्तगाल का डोमिनेंस हुआ करता था, प्रभुत्व हुआ करता था। अब एक मजेदार बात यह है कि भारत को कई सौ साल गुलाम बनाने वाली इस ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक भारतीय मूल के ही बिजनेसमैन हैं और उनका नाम है संजीव मेहता। मेहता साहब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदने के बाद इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है। आज ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और आज की तारीख में यह कंपनी चाय, कॉफी, चॉकलेट इनकी ऑनलाइन बिक्री करती है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रेजेंटेशन के जरिए भारत में अंग्रेजों के आगमन की कहानी को समझते हैं। व्यापारी जेम्स लैंगस्टर, जिनको लैंकाशायर भी कह सकते हैं, ये इनके साथ ब्रिटेन के 200 से अधिक प्रभावशाली और प्रोफेशनल्स थे। इन लोगों ने मिलकर 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डाली और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिए इजाजतनामा हासिल कर लिया। इसको चार्टर भी कहते थे। और इस एकाधिकार का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार में होल्ड नहीं कर सकती थी। तो ये कंपनी पहले क्या चीजें बनाती थी उसको देखते हैं। ये कंपनी मुख्य रूप से कपास, नील, रेशम, नमक, पोटेशियम नाइट्रेट, अफीम और चाय का व्यापार करती थी। बनाती नहीं थी, इनका व्यापार करती थी। और पोटेशियम नाइट्रेट को सॉल्ट पीटर या सोरा भी कहते हैं। तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन सॉल्ट पीटर का रहता है, तो उसको सही मानिए करिएगा। 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को रजिस्टर करने का आदेश दिया। और इसके साथ ही महारानी ने शाही फरमान जारी किया। शाही फरमान एक तरह का इजाजतनामा या चार्टर कह सकते हैं। उन दिनों मसालों का व्यापार बहुत ही फायदे का सौदा था और इस पर स्पेन और पुर्तगाल इनका आधिपत्य था। इस इजाजतनामे या चार्टर या शाही फरमान का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारिक कंपनी इस पूरे इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी और इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को एक्सप्लोर कर सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई डर ही नहीं था और उस जमाने में वाणिज्यिक जो कंपनियां थीं मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी और अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तब भी वो सस्ती चीजें खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। महारानी का यह जो शाही दस्तावेज था दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। और जब तक कि इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए
केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाते हुए हिंद महासागर पार करते हैं, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी प्रेजेंस दिखा रखी थी और वो गोवा में अपना ठिकाना बना रखे थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी भारत में आने की संभावनाएं तलाशने लगे थे और कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी आने वाले थे कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजारों में भारत के बने हुए सूती कपड़े, रेशम की बहुत डिमांड थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी भी बहुत मांग रहती थी और यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती स्पर्धा को देखते हुए भारतीय बाजारों में इनके दाम बढ़ने लगे, इन सामानों के दाम बढ़ने लगे और कंपनियों का मुनाफा कम होने लगा। तो अब क्या रास्ता था इन व्यापारी कंपनियों के सामने कि वो बाजार पे कब्जे की होड़ बनाने के बजाय कंपनियां आपस में लड़ाइयों की शुरुआत कर दें। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जब भी मौका मिलता इन कंपनियों को, एक कंपनी दूसरी व्यापारी कंपनी के जहाज को डुबो देती, समुद्र में ही डुबोने लगती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाजों को आगे नहीं बढ़ने देती और कई बार ये ट्रेड तो हथियारों के दम पर होने लगा। गेम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात करते हैं। जो विभिन्न कंपनियां हैं वो उनके स्थापना का क्या वर्ष है, उन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की और कहाँ स्थापित की। इस पे मैच वाले क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, खासकर स्टेट सिविल सर्विसेज में तो कई बार आए हुए हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी और इसने पहली फैक्ट्री भारत में कोच्चि में स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना साल 1600 में हुई थी और इसने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था 1608 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और इस कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में किया था 1605 में। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इसने पहली अपनी जो फैक्ट्री तमिलनाडु के ट्रंकेबार में स्थापित किया था 1620 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और इसकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी भारत में 1668 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी और इसने पहली फैक्ट्री स्वीडन में ही स्थापित की थी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको देखना यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना, जो पहली फैक्ट्री थी, वो सूरत में हुई थी। और इन कंपनियों में जो सबसे लास्ट में जिसकी स्थापना हुई थी वो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अप्रैल 1601 में जेम्स लैंगस्टर के नेतृत्व में 5 जहाजों को ब्रिटेन से रवाना किया गया और उनके पास महारानी के सिग्नेचर किए हुए लेटर थे। इस यात्रा में वे मसाले, काली मिर्च खरीदकर इंग्लैंड लाने में सफल हुए और 1603 के दौरान ही कंपनी ने इंडोनेशिया का बैंटम में ट्रेडिंग पोस्ट बनाया। बैंटम 25 मार्च 1604 को सर हेनरी मिडल्टन के नेतृत्व में एक जहाज साउथ अफ्रीका की तरफ रवाना हुआ जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा पहुंचा। इसके बाद 12 मार्च 1607 को विलियम के निर्देशन में एक जहाज इंडोनेशिया के बांदा पहुंचा। बैंडा या बांदा दोनों एक ही वर्ड है। और यहां से इंग्लैंड लौटते हुए उसने कोकोस आइलैंड की खोज की। विलियम ने इतने देशों में व्यापार का अनुभव लेने के बाद 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का रुख किया। भारत में इनके आगमन पर चर्चा करते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत यात्रा शुरू हुई थी और कंपनी का जो पहला जहाज था वो व्यापार के उद्देश्य से सूरत के बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को पहुंचा था। और विलियम हॉकिंस का जहाज जैसे ही, इस जहाज का नाम हेक्टर था, जैसे ही सूरत पहुंचा पुर्तगालियों ने उसको पकड़ लिया और हॉकिंस को बताया गया कि सारे बंदरगाह पुर्तगाल के राजा के हैं और कोई भी आउटसाइडर पुर्तगाली राजा के लाइसेंस के बिना भारत नहीं आ सकता। पुर्तगालियों की ये दबंगई चल रही थी उस समय भारत में और ये तकरीबन 100 साल तक चली है इस देश में।
किसी तरह कप्तान हॉकिंस आगरा यात्रा के लिए पास प्राप्त करने में सफल रहे और सूरत से विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में जाने के लिए आगरा जाने के लिए रवाना हुआ और उस बीच रास्ते में उसको ढेर सारी कठिनाइयां का सामना भी करना पड़ा और 16 अप्रैल 1609 को वो आगरा पहुंचता है। ये एक चित्र बनाया गया था हॉकिंस के मुगल सम्राट के दरबार में हाजिरी का। हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में जाकर फारसी भाषा में बात की और जहांगीर ने उससे प्रभावित होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब भी दिया। आइए हॉकिंस से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 1608 में टॉमस एडवर्ड के अधीन अंग्रेजों ने सूरत में कारखाना स्थापित किया और इसी साल जेम्स प्रथम का पत्र लेकर हॉकिंस जो है हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और 1609 में ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ये तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था। जहांगीर ने इसको 400 का मनसब दिया, एक जागीर दिया और खान की उपाधि दी। सूरत में एक अंग्रेज खोलने की अनुमति इसको शुरू में मिली थी, बाद में उसको रद्द कर दिया गया। 1611 में इंग्लैंड वापस चला गया और 1613 का एक फैक्ट आता है कभी कभी परीक्षा में, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से कोठी स्थापित करने की अनुमति दी थी। मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रभाव था उस समय काफी ज्यादा और इसकी वजह से जहांगीर के शासन के दौरान विलियम हॉकिंस 1609 में सूरत में कारखाने के लिए परमिट हासिल करने में विफल रहा था, लेकिन 1613 में इनको ये कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। हॉकिंस के 7 साल बाद 18 सितंबर 1615 को अंग्रेज जो डिप्लोमेट था सर थॉमस रो, वो मुगल साम्राज्य के दरबार में आया, मुगलों के दरबार में आया और जहांगीर के दरबार में ये जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पहुंचा। सर थॉमस रो सर थॉमस रो को मुगल दरबार में क्यों भेजा गया, इस पे बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को साल 1600 में ब्रिटिश सम्राट एलिजाबेथ प्रथम से भारत के साथ व्यापार करने का शाही चार्टर प्राप्त हुआ, ये हमने आपको पहले बताया। उनके दूत विलियम हॉकिंस ने 1608 में जहांगीर से मुलाकात की थी। हालांकि यह यात्रा फलीभूत नहीं हुई क्योंकि वो सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए परमिट हासिल नहीं कर सका था। पुर्तगालियों के उस समय भारत के साथ सफल व्यापारिक संबंध थे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुगल दरबार को प्रभावित भी कर लिया था। इसलिए अंग्रेजों ने सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजने का फैसला किया ताकि हॉकिंस जो हासिल नहीं कर सका उस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सर थॉमस रो एक सक्षम और साहसी व्यक्ति था और इसने हॉकिंस की गलतियों को न दोहराने का ध्यान रखा। वो मुगल शासक को भेंट करने के लिए यूरोप से कई दुर्लभ उपहार लेके आया था और ताकतवर अंग्रेजी राजा के एक राजदूत के रूप में काफी गरिमा और अधिकार के साथ खुद को पेश करने के लिए काफी सावधान था और बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से जहांगीर के सामने इसने बात किया। सूरत में इसको 44 दिनों तक रहना था क्योंकि मुगल सम्राट के गवर्नर पहले उसकी तलाशी लेना चाहते थे। लेकिन रो ने इनकार कर दिया क्योंकि वो राजदूत था और बहुत टाल मटोल के बाद इसने जहांगीर से मिलने के लिए आगरा की यात्रा शुरू की और रास्ते में इसकी मुलाकात खुर्रम से हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में, जो बाद में शाहजहां बने खुर्रम। जहांगीर अंग्रेज राजदूत से काफी प्रभावित हुआ और उन्होंने इसका स्वागत किया। रो का चतुर कौशल की वजह से वो पुर्तगाली जहांगीर के दरबार से थोड़ा सा बाहर रखे गए, मतलब उस प्रभाव को ये कम करने में सफल रहा और सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए मुगल सम्राट से उसको फरमान भी मिल गया और अंग्रेजों के लिए उसको खास तौर से कुछ व्यापारिक अधिकार भी मिल गए।
और वो 3 जगहों पर कारखाना बनाने की अनुमति उसको मिल गई, आगरा, अहमदाबाद और भड़ौच, जो आज का भरूच है। रो के भारत में रहने का जो वृत्तांत है वो जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर में किया गया है, जो कि भारत में 17वीं शताब्दी की शुरुआत के इतिहास पर डालने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ब्रिटिश राज की स्थापना में रो के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। भले ही उसने केवल व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत में ये एक पहला कदम था, और यह 1615 से 1619 तक मुगल दरबार में रहा। और ये इतिहास की महत्वपूर्ण घटना क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में एक सर्वोपरि शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में मदद मिली। एक क्वेश्चन और आता है, वन लाइनर क्वेश्चन, कि भारत में स्थल मार्ग से यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश कौन था? इसको याद रखना है आपको। 1597 में आया था जॉन मिल्डन हॉल। तो एक जॉन मिल्डन हॉल पर एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस ब्रिटिश व्यक्ति ने बादशाह अकबर से गुजरात में व्यापार के लिए एक फरमान प्राप्त करने का प्रयास किया, हालांकि यह प्रयास असफल रहा? तो उसका भी उत्तर होगा जॉन मिल्डन हॉल। आइए देखते हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 2000 साल पहले कैसी थी। तो आप जरा देखिए, 1000 ईस्वी के पहले भारत की जो जीडीपी थी, दुनिया की जीडीपी का 30% थी। वाह, कितनी बड़ी बात है। और मतलब दुनिया का 1/3 जीडीपी भारत में था। कब? साल 1000 के पहले। और ये अंग्रेजों के आगमन में क्या हालत थी? अंग्रेज 1600 में आए, तो 1600 में भारत की जीडीपी कितनी है ये देखिए, तकरीबन 23%। दुनिया का 23% जीडीपी भारत में था। और ये भारत से कब गए हैं? 1947 में। मतलब 1947 में भारत की जीडीपी कितनी है? ये है भारत की जीडीपी, देख रहे हैं? मतलब इन्होंने कितना डिक्लाइन किया, लगभग 3%, 2% दुनिया के जीडीपी में इसका हिस्सा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए है, ताकि आपको समझ में आए कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए क्यों तैयार थे। और उन्होंने यहां पर पूरी ताकत लगा दी थी भारत में अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में, और बाद में अपनी कॉलोनी बनाने के लिए। पुर्तगालियों को अंग्रेजों का सूरत में फैक्ट्री खोलने का विचार पसंद नहीं आया, इसलिए 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच सूरत के सुवाली में एक लड़ाई हुई। और ये बहुत बड़ी नौसैनिक लड़ाई थी, जिसे कैप्टन मिडिल्टन के नेतृत्व में लड़ा गया था। कंपनी ने लड़ाई की थी, और इसके कारण भारत में एक सर्वोपरि शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ और पुर्तगाली प्रभुत्व का अंत हो गया। 1625 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से हॉर्मुज स्ट्रेट को छीन लिया था, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को छीन लिया था। और हॉर्मुज की लड़ाई शायद फारस की खाड़ी में लड़ी गई इस समय की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों ने मिलकर पुर्तगाली सेना के खिलाफ लड़ाई की थी। हालांकि ये लड़ाई निर्णायक नहीं, इसका कोई निर्णय नहीं आ पाया था सामने, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये रहा कि इस पूरे इलाके में पुर्तगाली प्रभाव खत्म हो गया। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट क्या है, आज के दौर में इसके सामरिक महत्व क्या है, और थोड़ा सा इससे जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य पश्चिम एशिया की एक प्रमुख जल संधि है, जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। पहले देखते हैं कि जल डमरू मध्य या स्ट्रेट होता क्या है। यह एक सकरा जल मार्ग होता है, जो कि दो समुद्रों या झीलों को आपस में जोड़ता है, और इसकी भौगोलिक संरचना डमरू जैसी होती है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जो अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक चोक पॉइंट बनाता है। यह ओमान और ईरान के बीच स्थित है,
जो कि कई खाड़ी देशों जैसे कि इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से अरब सागर या उससे आगे के समुद्री मार्ग को जोड़ता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की कुल लंबाई 39 किलोमीटर है और ऊर्जा व्यापार के लिए यह स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल और दुनिया की एलपीजी का 35% हर साल इसके जरिए होकर गुजरता है। इसमें पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के सदस्य जैसे कि सऊदी अरब, ईरान, यूएई और कुवैत, इनके द्वारा आयातित अधिकांश तेल शामिल हैं। कतर, जो कि एलएनजी का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, वो अपनी ज्यादातर एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही बेचता है। भारत के लिए क्या महत्व है हॉर्मुज स्ट्रेट की? भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल और गैस के आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है और यह हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से लगभग 85% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है। इसलिए भारत के लिए ये स्ट्रेट काफी मायने रखता है, क्योंकि यहाँ जहाजों की आवाजाही में किसी भी तरह का बाधा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आर्थिक तौर पर काफी नुकसानदायक हो सकती है। हाल के दिनों में हमने अमेरिका और ईरान के बीच काफी तनाव देखे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल वाहक जहाजों पर काफी हमले हो रहे हैं। इन सब ने भारत को अपनी ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा के बारे में सतर्क कर दिया था। इसलिए भारत ने ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में अपने शिपिंग तेल टैंकरों की रूटिंग के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है संकल्प। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नोट करिए। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के सामरिक महत्व पर चर्चा कीजिए। 150 वर्ड्स में लिखना है। आइए कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। अभी हमने बात किया कि 1604 में हॉर्मुज को पुर्तगालियों से छीन लिया अंग्रेजों ने। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है 1639 में फ्रांसिस डे द्वारा चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटेप्पा से मद्रास को पट्टे पर इन लोगों ने ले लिया और वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम, इस फोर्ट का नाम उन्होंने रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो जो कर्मचारी थे अंग्रेज, उनका नाम याद रखिए, राजा का नाम याद रखिए दरमेला वेंकटप्पा, और उस कोठी यानी फोर्ट का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में भी एक कोठी खोली, मतलब फोर्ट बनाया। इसके अलावा 1667 में औरंगजेब ने इनको बंगाल में व्यापार करने की सुविधा दी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने एक नया आज्ञा पत्र जारी किया और यह आज्ञा पत्र काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, मतलब मुद्रा बनाने का उनको अधिकार मिल गया, किला बनाने का अधिकार मिला, न्याय करने का अधिकार मिला, जुडिशियल पावर्स इनको दे दिए गए और गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चार्ल्स द्वितीय वही हैं जिनसे पुर्तगाल के राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी करके बंबई को दहेज में दे दिया था और उसके बाद बंबई का जो इलाका है, जो आगे चल के ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना, उस पर अंग्रेजों का डोमिनेंस हुआ। ये हम आपको आगे बताएंगे। 1668 में बंबई का बंदरगाह जो है चार्ल्स द्वितीय ने अपने पास फिर नहीं रखा, इसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। कंपनी को अपनी मुद्रा ढालने और किला बनाने का अधिकार कैसे मिला? जो मैंने अभी आपको बताया कि साल 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने जो नया आज्ञा पत्र जारी किया था, उसके आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने और गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने, संधि तोड़ने का अधिकार मिल गया। ठीक है, 1619 में एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई थी, जहांगीर के साथ इन लोगों ने एक संधि की थी और उस संधि में तय शर्तों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत को अपना ट्रेडिंग पोस्ट बना लिया।
अब आप देखेंगे कि बार बार सूरत का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि सूरत में उसमें व्यापार का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, और ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर था ट्रेड को लेकर, सूरत का जो इलाका था। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी यूरोपियंस हैं ये सूरत में आना चाहते हैं, सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, किला बनाना चाहते हैं और अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहां पर अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने तीन प्रेसिडेंसी को ध्यान में रखकर, तीन प्रशासनिक केंद्रों को ध्यान में रखकर देश में, भारत में अपने विस्तार की शुरुआत की। तो ये तीन जो प्रमुख केंद्र आगे चल के स्थापित हुए, उसमें दक्षिण का इलाका जिसमें उन्होंने मद्रास को फोकस किया, पश्चिम में बॉम्बे को फोकस किया और पूर्व में कैलकाटा, उसमें इसको कैलकाटा बोलते थे, कलकत्ता, यहां इन तीन जगहों पे अपने गढ़ बनाए, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में। और यहीं से दक्षिण में मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी, पश्चिम का मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और पूर्व का मतलब कलकत्ता प्रेसिडेंसी। और यहीं पर इन तीन प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की नींव तैयार हुई, जिससे आगे चलकर इनको भारत में अपने साम्राज्य विस्तार में मदद मिली। दक्षिण में इनके लिए काम करना बहुत आसान था क्योंकि वहां पर सशक्त शासन का अभाव था, और अंग्रेजों ने अपनी दक्षिण में अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की। आइए पट्टनम के बारे में जो छोटे छोटे सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मसूलीपट्टनम है या मछलीपट्टनम, दोनों कहते हैं, मछलीपट्टनम, ये बंगाल की खाड़ी में कृष्णा डेल्टा पर स्थित है। और ये जो मछलीपट्टनम है इसका मतलब होता है मछलियों का शहर। ये 14वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों द्वारा स्थापित किया गया था, और 17वीं शताब्दी के दौरान अरब, रोमन, अंग्रेज, डच और फ्रेंच इन व्यापारियों के लिए काफी प्रसिद्ध केंद्र था। ये जो मसूलीपट्टनम है ये बुनकरों के शहर के नाम से भी काफी प्रसिद्ध था, और 18वीं शताब्दी में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी चीजों में प्रसिद्धि में काफी गिरावट आई, और एक छोटी मछली शहर के रूप में ही ये सिर्फ जाना जाने लगा। ये कुछ बुनियादी चीजें थी मछलीपट्टनम के बारे में। ये हमने दिखाया है कि जो यूरोपियों की जो बस्तियां हैं जिसमें अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सब समुद्र के किनारे जो तटीय इलाके हैं उन जगहों पर इन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित की 1498 से लेकर 1739 के बीच में। अब हम देखते हैं कि दक्षिण में इनकी जो गतिविधियां हैं वो क्या है, और यही दक्षिण में गतिविधियां जो है आगे चलकर इनके लिए मद्रास प्रेसिडेंसी का मार्ग प्रशस्त करेंगी। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान, गोलकुंडा जो आज आंध्र प्रदेश में है, सुल्तान ने अंग्रेजों को एक गोल्डन फरमान दिया, एक इजाजतनामा दिया, उसका नाम सुनहरा फरमान था रखा गया। और इसके अनुसार अंग्रेजों को सिर्फ 500 पैगोडा चुकाने के बाद मुक्त व्यापार की मंजूरी मिल गई। मतलब वो 500 पैगोडा चुकाएंगे वहां की स्थानीय मुद्रा को, और आराम से निर्बाध अपना व्यापार कर सकेंगे उस पूरे इलाके में। ये इनको एक बड़ी छूट दी गई गोलकुंडा के इलाके में। उसके बाद अंग्रेजों में एक वहां उनके एक कर्मचारी थे फ्रांसिस डे, तो चंद्रगिरी में इनकी गतिविधियां काफी तेज हुई इनकी मदद से, फ्रांसिस डे की वजह से। फ्रांसिस डे की वजह से या इनके प्रयासों की बदौलत चंद्रगिरी के राजा ने 1639 में उन्हें मद्रास को लीज पर दे दिया, और राजा ने उन्हें मुनाफे का हिस्सा बांटने की शर्त के साथ जगह और प्रशासन इन दोनों की सुविधाएं दी। ठीक है, और क्या गतिविधियां थी यहां पर? चंद्रगिरी में ही अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री के पास एक छोटा सा किला बना लिया जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। ये सब फैक्ट अभी हमने शुरू में ही आपको बताया था। 1684 में इस पूरे इलाके को में जो मद्रास का पार्ट था उसको प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया, और मद्रास प्रेसिडेंसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी के रूप में भी जाना जाता है।
और मद्रास प्रेसिडेंसी में साउथ इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। कौन कौन हिस्से शामिल थे, जरा इसको नोट करिए। इसमें पूरा जो वर्तमान तमिलनाडु का इलाका है, उत्तरी केरल का मालाबार जो क्षेत्र है, लक्षद्वीप समूह का इलाका, आंध्र प्रदेश के तटीय जो आंध्र का इलाका है, और रायलसीमा का इलाका। इसके अलावा उड़ीसा का ब्रह्मपुर और गंजम जिले, इसके अलावा कर्नाटक का बेल्लरी, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले, ये सब मद्रास प्रेसिडेंसी में रखे गए और इनकी राजधानी मद्रास रखी गई। ये मद्रास प्रेसिडेंसी को पूरा हमने मैप में दिखाया है। ये देखिए कितना ज्यादा इलाका, ये उड़ीसा से लेकर पूरा साउथ इंडिया कवर करके इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया। प्रेसिडेंसी मतलब एक प्रशासनिक केंद्र, और इस तरह उन्होंने 3 प्रशासनिक केंद्र बनाए। साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी, पूरब में कलकत्ता प्रेसिडेंसी और पश्चिम में बंबई प्रेसिडेंसी, जिनकी मदद से पूरे भारत में प्रशासन को ही नियंत्रित कर सके। वो इस विजन के साथ ही चल रहे थे। अब थोड़ा सा ये जो फैक्ट अभी बात किए हैं उनको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। 1632 में गोल्डन फरमान दिया गया था गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा। 500 पैगोडा सालाना के बाद फ्री ट्रेड के लिए उनको मंजूरी मिल गई। इसके अलावा 1639 में फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में इन्होंने किया, और बाद में उस फैक्ट्री का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया, जिसको इन्होंने चंद्रगिरी के राजा से इन्हें मिला था। और कौन से ब्रिटिश इसमें शामिल थे? फ्रांसिस डे। अब मद्रास के बाद बात करते हैं बंबई को, जब गढ़ बनाने की इन्होंने शुरुआत की। गढ़ का मतलब आगे चल के उसको भी प्रेसिडेंसी बनाएंगे। उनका विजन ही पहले से क्लियर था कि हमें भारत को अपनी कॉलोनी बनानी है। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, भारत में वो कॉलोनी बसाने या भारत को अपना उपनिवेश बसाने वो आए ही नहीं थे, वो तो अचानक पैदा हुई घटना थी। तो ये सब चीजें आप देखेंगे कि ये सब चीजें प्लान तरीके से चल रही हैं। और मद्रास में इन्होंने जब ट्रेडिंग सेंटर स्थापित करने के बाद 1661 में कंपनी ने बंबई के बंजर द्वीप को चार्ल्स द्वितीय से 10 पाउंड में ले लिया, लीज पे ले लिया। और 1687 तक इसको पूरा सब पश्चिमी जो वेस्टर्न एरिया है भारतीय उपमहाद्वीप का, उसका सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बनाया, जो आगे चल के बंबई प्रेसिडेंसी बनी। तो पहले जो सूरत का जो इलाका था, जो बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण था, वो शिफ्ट हो गया। सूरत से वो बंबई चला गया और बंबई ही सेंटर पॉइंट बन गया अंग्रेजों की समस्त गतिविधियों के लिए। 1687 में अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय सूरत से बंबई में स्थानांतरित कर दिया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। और बाद में यह शहर बंबई प्रेसिडेंसी का मुख्यालय भी बना। यहां पर एक बड़े महत्वपूर्ण शख्सियत का नाम सामने आता है, गेरोल्ड ओंगियार। इनको बंबई की स्थापना का श्रेय जाता है। इन्होंने बहुत काम किया था बंबई के निर्माण में। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, गेराल्ड ओंगियार के बारे में। ये बॉम्बे के गवर्नर थे और 1669 में इनको कंपनी द्वारा बंबई का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और 1677 तक ये यहां के गवर्नर बने हुए थे। 1676 में इन्होंने एक टकसाल की यहां स्थापना की। टकसाल का मतलब मुद्रा ढालने की एक फैक्ट्री बनाई इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे प्रशासनिक सुधार किए। इन्होंने बंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया, और इस पूरे इलाके को कमर्शियल सेंटर बनाया ओंगियार महाशय ने। और इनके प्रयासों की बदौलत बंबई हाईकोर्ट की नींव रखी गई उस समय 1630। और उसके बाद जब मराठों ने सालसेट और बेसिन का अधिग्रहण किया, तो इस शहर पर पुर्तगाली नियंत्रण हमेशा के लिए खत्म हो गया। पहले पुर्तगालियों का ही नियंत्रण था। 100 साल तक पुर्तगाली इस देश पर उन्होंने व्यापार किया और यहाँ के रिसोर्सेस का दोहन किया। उसके बाद अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों की कहानी आप देख रहे हैं। 1750 ईस्वी उसके बाद क्या हुआ कि बॉम्बे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, और अंग्रेजों ने एक अच्छा काम ये किया कि भारत में गुजरातियों, पारसियों, यहूदियों
और दाऊदी बोहरा जैसे व्यापारिक समूह वो लेके यहाँ पे आए, ताकि यहाँ पर व्यापार का एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके, यहाँ पर व्यापार का एक माहौल विकसित हो सके। 1775 ईस्वी में सूरत की संधि हुई थी, और इस संधि के बाद ये संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें सालसेट और बेसिन के इलाकों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। सत्रह में हॉर्बी विलार्ड वहां के गवर्नर थे। उन्होंने बंबई के 7 द्वीपों को जोड़ने की परियोजना शुरू की। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ये बंबई में अंग्रेजों का किला है उस समय का। देखिए कितना लग्जरियस इन्होंने पूरा किला बनाया हुआ है, और कितने प्लान तरीके से इस किले का निर्माण किया गया है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कौन कौन से इलाके शामिल थे, पहले इस मैप में देखिए। ये जितना ग्रीन कलर का एरिया है ना, ये सारा जो है 1909 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दायरे में आता है। और इसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र थे? जो आधुनिक गुजरात है, महाराष्ट्र का 2/3 हिस्सा जिसमें कोंकण और खानदेश, इसके अलावा कर्नाटक का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और आज जो यमन का इलाका है ना पांडिचेरी का, ये सारे जो हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दायरे में आते थे, उसके भौगोलिक क्षेत्र में आते थे। तो 2 प्रेसिडेंसी की हमने बात कर लिया। मद्रास प्रेसिडेंसी। अब यहां पे हम देखते हैं कि कंपनी ने 1633 में उड़ीसा के हरिहरपुर में महानदी के डेल्टा पर बालासोर, उड़ीसा और हरिहरपुर में कारखाने स्थापित किए। ये 1633 की बात है। इसके बाद हम देखें 1634 में क्या हुआ। मुगल शासक शाहजहां ने अंग्रेजों को कलकत्ता में आकर व्यापार करने का निमंत्रण दिया। ठीक है। 1650 में क्या हुआ, गैब्रियल बॉगेटन, इन्होंने बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस हासिल कर लिया। और 1651 में मुगल बंगाल के गवर्नर, मतलब उसमें जो मुगल साम्राज्य था उसके तहत बंगाल के जो गवर्नर थे शाहसुजा, इन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। शाहसुजा ने 3,000 रुपए की वार्षिक एक मुश्त राशि के बदले बिना किसी सीमा शुल्क का भुगतान किए अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। और इसके बाद कंपनी ने हुगली में एक फैक्ट्री बनाई, और यहां यह सब करते हुए कंपनी को कुछ भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम इनके सपोर्ट में था। इसके बाद आते हैं जॉब चार्नक महोदय, और इनको श्रेय दिया जाता है कोलकाता की स्थापना का। जॉब चार्नक को, इनकी मदद से कोलकाता की स्थापना 24 अगस्त 1696 को मानी जाती है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे और पटना में रहते थे। एक मिल की स्थापना के लिए वो बंगाल में सूतानती नामक गांव में आए थे, और जहां पर सूती वस्त्र उद्योग काफी विकसित था। तो वहां आने के बाद इन्होंने 3 गांवों को एक में मिलाया, जिसमें कालीकत, गोविंदपुर और सूतानती, इन 3 गांवों को मिलाकर आधुनिक कोलकाता की नींव डाली गई। और 1699 में कंपनी ने बंगाल को मद्रास से अलग एक प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया। मतलब बंगाल और मद्रास पहले एक ही प्रेसिडेंसी के तहत आते थे, लेकिन 1699 तक इनका प्रशासनिक दायरा बहुत बढ़ गया, तो इन्होंने बंगाल को अलग किया और उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के रूप में बना दिया। तो ये जरा देखिए मैप में, बंगाल प्रेसिडेंसी 1860 में कितना बड़ा इलाका बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासनिक दायरे में था। ये पूरा इलाका जो था बंगाल प्रेसिडेंसी के दायरे में आता था। तो ये तो हुई अंग्रेजों के 3 प्रशासनिक केंद्रों यानी प्रेसिडेंसी की बात। अब वापस लौटते हैं कि अंग्रेज कैसे कैसे अपने व्यापार विस्तार के बहाने भारत में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहे थे। अब देखिए बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते कि अंग्रेजों की नीतियां पहले से ही भारत में उपनिवेश बसाने की थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता। और इसलिए मेरे इस क्लास के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ सकते हैं कि लेकिन
मैं जो बात कर रहा हूं उस पर अडिग हूं। आइए एक चीज और देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ जो मुगल एम्पायर है 1526 के से लेकर 1707 के बीच में। तो ये जो लाइट पिंक कलर से हमने दिखाया है, तो 1605 के पहले ये पूरा अकबर का साम्राज्य था, और इसमें इजाफा किया ये नीचे औरंगजेब ने 1707 तक, यानी कि 1707 तक ये मुगल का जो साम्राज्य था, ये देखिए कितना बड़ा था। ये इकोनॉमी, प्रशासन, ये सब कुछ बहुत बड़ा था, और अंग्रेजों की निगाह इसी पूरे इलाके पर कब्जे करने की थी, तो किसी तरह इनका प्रशासन, इनसे मिलने वाले जो लाभ हैं वो सब हासिल कर सके। और इसी में एक बड़ी सफलता हासिल हुई 1717 में, और उसमें मिला कंपनी का मैग्ना कार्टा आया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। जब बहुत सारे अधिकार एक साथ दे दिए जाएं तो उसको महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो 1717 में क्या हुआ था, आइए उसको देखते हैं। 1717 में जॉन सुरमन का एक शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचा था, और इस मंडल का एक सदस्य था, उसका नाम याद रखिए, विलियम हैमिल्टन। ये एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, और इन्होंने फर्रुख सियर की एक गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया। तो इनकी बीमारी ठीक हुई तो सम्राट फर्रुख सियर जो है, राजा फर्रुख सियर, काफी प्रसन्न हुए, और इन्होंने कंपनी के नाम एक फरमान जारी कर दिया। बहुत ही खुश हो गए, और उस फरमान को कहते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा या महाअधिकार पत्र। ठीक है। और एक और इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। इस शिष्टमंडल में एक दुभाषिया भी था, उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। ख्वाजा सेहुर्द नाम याद रखिएगा आप लोग। 1717 में फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को पूरब में बसने का मौका दे दिया, और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता के नजदीक 38 गांव दिए, जिससे कि कलकत्ता की आर्थिक प्रगति हो सके और यहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू हो सके। और इसमें जो बाकी क्लॉज हैं इस प्रकार हैं कि अंग्रेजों को 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में, और 10,000 रुपए सालाना कर के बदले सूरत में फ्री ट्रेड की मंजूरी दी गई। फ्री ट्रेड का मतलब उनको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, कोई कर नहीं देना पड़ेगा, और निर्बाध रूप से वो अपने व्यापार को आगे ले जा सकते हैं। इसके अलावा बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दी गई। कितनी बड़ी बात है कि आप एक आउटसाइडर जो ट्रेडर्स हैं, आप उनकी मुद्रा को पूरे देश में चलाने की अनुमति दे रहे हैं। मतलब उससे उनकी इकोनॉमी को, उनके ट्रेड को कितना मदद मिलेगा। और आप देखिए कि यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर भारत को, उनको सिकंजे में लेना उनके लिए बहुत आसान हो गया। भारत की इकोनॉमी पर कब्जा करना उनके लिए आसान हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना में भारतीयों को भी नियुक्त कर रही थी, और 1763 के आसपास इसकी सेना में लगभग 65,000 से ज्यादा सैनिक थे। तकरीबन 67,000 सैनिक थे, और भारत में ये बड़ी बड़ी शक्ति बन चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस सेना का उपयोग किया जा रहा था। बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों की अपनी पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, तोपखाना था, और घोड़ा तोपखाना इकाइयां थी। इनकी एक नौसेना भी थी। इस समय एक और शक्ति भारत में थी, फ्रांसीसियों की। उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नजर फ्रांसीसियों के भारत आगमन पर थोड़ा सा बात करते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे आखिर में हुआ, सबसे बाद में हुआ। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई। ठीक है। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड। 1664 में इनकी स्थापना हुई, और उस समय इस कंपनी का नाम था द इंडस ओरिएंटल्स। द इंडस ओरिएंटल्स।
और 1667 में फ्रैंको कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1668 में सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। सूरत में इसलिए सारे लोग इच्छुक थे क्योंकि उस समय व्यापार का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सूरत में ही था, साउथ एशिया में। 1669 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने दूसरा कारखाना स्थापित किया। फ्रांसिस मार्टिन ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार किया। अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। पांडिचेरी का विकास इन्होंने किया। कैसे? ये गांव था पहले। 1674 में, नाम याद रखिए, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव मद्रास के निकट लिया और इसी गांव को पांडिचेरी या फोर्ट लुई के रूप में विकसित किया। तो इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? इस पांडिचेरी, जिसको कि फोर्ट लुई भी ये लोग कहते थे, 1674 में स्थापित हुआ। किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने। कौन से मुस्लिम सूबेदार थे? उनका नाम क्या था? शेर खान लोदी। ये कहां के थे? वेलिकोंडापुरम के। ये पूरा इलाका मद्रास के निकट है। ठीक है। 1701 में इसे पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसलिए फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। याद कर लीजिए, कई बार आया आपकी परीक्षा में। फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की बात करते हैं। फ्रांसीसियों के आने के पहले अंग्रेज भारत आ चुके थे, इसलिए दोनों कंपनियों में अपने डोमिनेंस को लेकर कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी वजह उनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही कंपनियों की आकांक्षा थी कि वो भारत के इंटरनेशनल ट्रेड पर अपना मोनोपोली बना लें, अपना एकाधिकार बना लें, और दोनों का उद्देश्य अपनी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को भी पूरा करना था। तो भारत में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति थी, उससे अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहते थे। फ्रांस यूरोप में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काफी परेशान था और इंग्लैंड भी शक्ति संतुलन के लिए फ्रांसीसियों के एफर्ट्स का विरोध करता था। इन दोनों के बीच औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा गला काट स्तर पर थी, तो उनमें युद्ध छिड़ना अनिवार्य हो गया था। भारत में जो लड़ाई हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और भारत में ये युद्ध उस समय शुरू हुए जब यूरोप में इन दोनों देशों के बीच ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। तो भारत में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध, जो 1746 से लेकर 1763 के बीच तक लड़ा गया। और इसका नतीजा ये रहा कि भारत से फ्रांसीसियों का प्रभुत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। अंग्रेजों के लिए बंगाल अहम क्यों था? इसके लिए जरूरी है कि हम बंगाल की इकोनॉमी के बारे में जानें। प्रारंभ से ही अंग्रेजों की आंखें बंगाल पर लगी हुई थी, क्योंकि बंगाल एक उपजाऊ और धनी प्रांत था और एशिया के व्यापार में बंगाल का योगदान 60% से भी ज्यादा था। बंगाल उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा राज्य शामिल थे। बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्रों, रेशम और नमक के लिए काफी ज्यादा दुनिया में फेमस था। बंगाल से यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तुओं में नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र और हस्तशिल्प शामिल थे। और अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखा जाए तो भारत में यहां से चावल, रेशमी और सूती वस्त्रों की पूरी जरूरत यही स्टेट पूरा करता था। यूरोपीय लोग बंगाली उत्पादों जैसे सूती वस्त्र, रेशम और अफीम का भी आयात करते थे। एशिया से डच आयात में बंगाल का हिस्सा 40% था। इसमें 50% से ज्यादा कपड़ा और 80% रेशम शामिल है। बंगाल से सॉल्ट पीटर यानी कि सोरा का भी यूरोप भेजा जाता था। कच्चा रेशम जापान को भेजा जाता था और नीदरलैंड को भेजा जाता था। इसके अलावा रेशमी वस्त्र यूरोप, इंडोनेशिया और जापान को निर्यात किए जाते थे। अगर बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता तो उसे अधिक से अधिक धन कमाने की आशा थी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1690 के दशक में कलकत्ता की नींव रखी और ब्रिटिश वाणिज्यिक उपनिवेश की स्थापना की। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देने के बदले पूरे साल में सिर्फ 3,000 रुपए का भुगतान करती थी, जो कि 350 पाउंड के आसपास था। और इसके विपरीत बंगाल से कंपनी को जो होने वाला फायदा था वह तकरीबन 50,000 पाउंड से अधिक का था। मतलब सिर्फ 350 पाउंड दीजिए और 50,000 पाउंड का फायदा कमाइए। बंगाल में अंग्रेजों की एंट्री कैसे हुई, इस पे बात करते हैं। लेकिन उस पर बात करने के पहले हम देखेंगे कि भारत में मुगलों के पतन के बाद नए राज्यों का उदय कैसे हुआ। तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो 3 तरह के स्वतंत्र नए राज्यों का उदय हुआ। उनमें जो पहले तरह के जो राज्य थे उनको हम कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वे राज्य थे जो कि आज़ाद थे, उसके बाद भी मुगल प्रांत के साथ औपचारिक संबंध उन्होंने बनाया हुआ था, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। बुरहान उल मुल्क सादत खान ने स्वतंत्र अवध का गठन किया और उनको अवध का सूबेदार कहा गया। इसी तरह मुर्शीद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बंगाल की कमान संभाली और निजामुल मुल्क आसफ शाह ने हैदराबाद की नींव रखी। इसके बाद उभरते हुए नए राज्यों की दूसरी श्रेणी में न्यू स्टेट्स आते हैं, जिन्होंने मुगल प्रांत से खुद को पूरी तरह से आज़ाद घोषित कर लिया था, जिसमें सिख, जाट और मराठा शामिल थे। इसके अलावा एक और श्रेणी थी जिसमें आज़ाद राज्यों में शामिल थे मैसूर और राजपूत। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मौत के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे और उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने और ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगने लगे, उसे सिक्के ढालने का भी अधिकार नहीं दिया। वही कंपनी के लोग तो खुद ही अपना सिक्का बना रहे थे और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से उनका व्यापार तबाह हो रहा है और उनका व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार उनके ऊपर लगाने वाले टैक्स हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसको अपना दायरा बढ़ाना होगा, आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, ज़्यादातर किले बनाने पड़ेंगे। और इस तरह टकराव बढ़ने लगा नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, और ये टकराव लगातार गंभीर होते गए और आखिरकार इनका जो नतीजा हुआ वो प्लासी के युद्ध के रूप में हमारे सामने आया। बंगाल में क्यों लड़ाई शुरू हुई, जरा इस पे बात करते हैं। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद विभिन्न प्रांतों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। इसमें अली वर्दी खां ने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन अली वर्दी खां को कोई पुत्र नहीं था। इनकी 3 पुत्रियां थीं। जो बड़ी बेटी थी उनका नाम था घसीटी बेगम, वो निसंतान थी। और दूसरी और तीसरी से एक एक पुत्र थे, उनके नाम थे शौकतगंज और सिराजुद्दौला। जब 10 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खां की मृत्यु हुई तो इन दोनों बेटों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई और शौकतगंज को हराकर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। जरा बंगाल की टेरिटरी को देखते हैं। 1717 से लेकर 1751 के बीच में उस समय का बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, ये सब मिला के उस समय का संयुक्त बंगाल था। तो ये टेरिटरी जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका विस्तार कहां से कहां तक है। अंग्रेजों ने एक बड़ी समस्या ये पैदा की कि मुगल सम्राट ने जो अंग्रेजों को निशुल्क सामुद्रिक व्यापार की छूट दी थी, जिसे दस्तक कहा जाता था, अंग्रेज इसका मिसयूज करने लगे। यानी कि इस दस्तक दस्तक यानी कि दस्तखत, सिग्नेचर, जिसके जरिए इनको छूट दी गई थी कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, तो अंग्रेजों ने अपना व्यक्तिगत व्यापार भी इसके जरिए करने लगे और इससे नवाब को आर्थिक तौर पे क्षति होती थी। नवाब को जब इसकी जानकारी हुई तो नवाब क्रोधित हो गया
और नवाब ने व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग को बंद करने का निश्चय किया। इससे अंग्रेज संघर्ष पर उतर आए। एक दूसरी समस्या अंग्रेज कर रहे थे वो था कि किलेबंदी कर रहे थे। इसमें यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने भारत में भी किलेबंदी करना शुरू कर दिया। नवाब नवाब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक आउटसाइडर जो ट्रेडर्स हैं, बाहरी लोग हैं, वो क्यों किला बना रहे हैं। ये बात सही भी थी। नवाब इसको अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझते थे। तो वो क्रुद्ध होकर कलकत्ता की ओर कूच कर गए और जून 1756 में, इसको याद रखिएगा, जून 1756 में नवाब ने, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की ओर कूच किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और इसी समय एक और घटना हुई कलकत्ता में, ब्लैक होल की घटना, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और आपकी परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद ही 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने एक काल कोठरी में तकरीबन 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया। वो एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें 150 ब्रिटिश कैदी समा गए। तो ये सफोकेशन होने लगा, गर्मी बहुत थी उस समय। उससे 123 कैदियों की मौत हो गई। और ये जो घटना थी, ये इससे अंग्रेजों में खलबली मच गई और इनके बीच, नवाब और अंग्रेजों के बीच खुल के दुश्मनी सामने आ गई। इसके बाद प्लासी का युद्ध तय हुआ। क्लाइव क्रोधित होकर प्लासी की तरफ कूच किया और 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। तो ये युद्ध बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। अंग्रेजों के पास सिर्फ 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही। यानी कि हर हाल में सिराजुद्दौला की जीत होनी ही थी। लेकिन हुआ कुछ कुछ अलग ही वहां पर चीजें हुई। वहां पर एक षड्यंत्रकारी मिर्जाफर था जो कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनानायक था और उसे शासक बनने का सपना आता रहता था। तो ये बात जब रॉबर्ट क्लाइव को पता चली कि ये मीर जाफर जो है ये नवाब बनना चाहता है बंगाल का, तो क्लाइव ने इसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया। और इस षड्यंत्र के बाद युद्ध में मीर जाफर ने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि वो अंग्रेजों से युद्ध न करें। इसके अलावा मीर जाफर के अलावा 3 और षड्यंत्रकारी थे, राय दुर्लभ, जगत सेठ और ओमी चंद। तो ये 3 और जो षड्यंत्रकारी थे वो कौन थे? राय दुर्लभ सिराजुद्दौला की सेना का एक कमांडर था। ओमी चंद कौन था? ये बंगाल का एक व्यापारी था। और जगत सेठ एक वेल्दी बैंकर था, धनी बैंकर था। उसने ब्रिटिशर्स को, क्लाइव को, इस षड्यंत्र के लिए धन मुहैया कराया। ये चित्र है जिसमें क्लाइव के सामने मीर जाफर सिर झुकाए हुए खड़ा है। और उस समय अंग्रेज इस तरह की चित्रों को बनाना बड़ा पसंद करते थे ताकि ब्रिटेन में दिखा सकें कि उनकी कंपनी भारत में कितना अच्छा काम कर रही है। और युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी। जो प्लासी का मैदान था वो एक छोटा सा गांव है जो कि कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच स्थित है। इसकी लोकेशन जरा ध्यान से देखना है। ये मुर्शिदाबाद के दक्षिण में नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे है। ये आपका मुर्शिदाबाद जिला है बंगाल में और ये नाडिया जिला है। तो इनके बीच में यहां पर प्लासी है। तो इसको मैं थोड़ा इंडिकेट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पर प्लासी का मैदान है और यहीं पर युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। यह आपकी परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। प्लासी युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा, इस पर बात करते हैं। इस युद्ध के बाद बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया और बंगाल का नया नवाब मीर जाफर
अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक कठपुतली की तरह काम करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार हासिल कर लिया। इनकी मोनोपोली हो गई। अपने मन मुताबिक अपने फायदे के हिसाब से व्यापार करने लगे और फायदे कमाने लगे। और इसके बाद फ्रांसीसी बंगाल में खोई हुई अपनी प्रतिष्ठा और ताकत फिर कभी भी हासिल ना कर सके। कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति तथा उसके बड़े अधिकारियों जैसे क्लाइव वाटसन को बड़ी मात्रा में धनराशि उपहार के तौर पर दी गई। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को बहुत बड़ी राशि दी गई। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी के गौरव में काफी वृद्धि हुई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक साधारण व्यापारी कंपनी के लेवल से ऊपर उठ गई और अब एक प्रभावशाली सैन्य शक्ति बन गई जो शासकों का निर्माण और पतन करने में सक्षम थी। इस युद्ध को भारत के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इसी लड़ाई के बाद भारत की दास्ता की कहानी शुरू होती है। जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का सदियों से जमा किया हुआ खजाना समुद्री जहाजों से लदवाकर ठीक ऐसे ही लंदन पहुंचा दिया, जिस तरह 18 साल पहले नादिर शाह ने दिल्ली की दौलत को दोनों हाथों से निचोड़ा था और फिर वो ईरान ले गया था। कंपनी ने इसके बाद कठपुतली नवाब मीर जाफर को सत्ता दे दिया और आधुनिक भारत के इतिहास में इस युद्ध का बड़ा महत्व है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डाली। तो फिर युद्ध के बाद की स्थिति पर बात करते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और फिर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया। मीर जाफर ने पहले हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को खुश करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी। अंग्रेज मीर जाफर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगे। तो फिर ये चीजें कहां रिफ्लेक्ट हुई? 1759 में। इस साल डच और अंग्रेजों के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति के लिए बेदारा की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में कलकत्ता से कुछ मील दूर चिंसूरा एक जगह है, चिंसूरा, वहां रहने वाले डच अंग्रेजों को अपदस्थ करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। तो डचों ने नवाब मीर जाफर के साथ साठगांठ किया, षड्यंत्र किया और जावा स्थित अपनी बस्तियों से सैनिक सामग्री मंगाने की कोशिश की। तो रॉबर्ट क्लाइव को पहले ही डचों के इरादों का पता चल गया और उसने अपनी सैनिकों की मदद से चिंसूरा के निकट बेदारा की लड़ाई में पराजित किया और इसे हुगली के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद 1760 में मीर जाफर को सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। और बदले में मीर कासिम ने कुछ इलाके अंग्रेजों को दे दिए। तो इन इलाकों के नाम याद रखने हैं: वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर। वर्धमान, चिटगांव और मिदनापुर। बंगाल में जीत का अंग्रेजों के लिए क्या महत्व था, इस पे बात करते हैं। भारत में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया। कैसे ये लाभ कमाया इन्होंने? और असल में अगर पूरी स्थिति को देखा जाए, भारत में अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने क्या लाभ कमाया? 1757 के पहले, मतलब प्लासी के युद्ध के पहले, भारत की जीडीपी दुनिया की 1/4 थी और जब अंग्रेज यहां से गए उस समय भारत की जीडीपी 3% के आसपास रह गई। तो कंपनी के प्रभुत्व से पहले भारत दुनिया का अमीर देश था, सर्वाधिक अमीर देश था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हमारे देश में होता था। जबकि इसी दौरान ध्यान देने वाला एक बात यह है कि ब्रिटेन का हिस्सा सिर्फ 2% था। भारत की जमीन उपजाऊ और हर तरह के संसाधन से मालामाल थी। लोग मेहनती और हुनरमंद थे और यहां पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी। इसके अलावा यहाँ की शिपिंग और स्टील इंडस्ट्री बहुत ही संपन्न स्थिति में थी।
ये सारी सूरत हाल प्लासी की जंग के बाद बदल गई। 1947 में जब अंग्रेज यहां से गए तो सिकंदर के विपरीत इनकी झोली भरी हुई थी और भारत के हाथ खाली थे। आइए कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित किया? मुर्शिदाबाद में किया। 1740 ईस्वी में गिरिया युद्ध में बिहार के किस नायब नाजिम ने बंगाल पर अधिकार कर वहां का नवाब बना? अलीवर्दी खां। ये पहले नायब नाजिम थे बिहार में, और गिरिया युद्ध के बाद ये बंगाल पर अधिकार करके वहां के नवाब बन गए। एक कथन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है। यदि उन्हें छेड़ा न जाए तो शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार देंगी। यूरोपियंस के संबंध में यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन था अलीवर्दी खां का। ठीक है। उसके बाद अगला तथ्य है, काल कोठरी की घटना किसके शासनकाल में घटी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी, अभी बताया था आपको। मीर कासिम अलीवर्दी खां के सबसे अच्छे उत्तराधिकारियों में से एक था, और ये पपेट नहीं बना रहना चाहता था, कठपुतली नहीं बना रहना चाहता था, तथा इसने अपने राज्य में सुधार करने का संकल्प किया। और 1762 में इसने अपनी राजधानी बदल दी, मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर की तरफ ले गया, ताकि अंग्रेजों के दबाव को थोड़ा कम किया जा सके और राज्य का अपने विकास किया जा सके। इसने अपने सेना के गठन पर और उसको बेहतर करने पर भी काफी जोर दिया, और मीर कासिम अपने को एक स्वतंत्र नवाब मानता था, लेकिन अंग्रेज इसके विपरीत चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि उनका नवाब कठपुतली बना रहे, वो जैसा चाहे वैसा करता रहे। और ये जल्दी ही इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू हुआ आंतरिक सीमा शुल्क को लेकर, क्योंकि अंग्रेज जो फर्रुखसियर का फरमान था 1717 का, उसका मिसयूज कर रहे थे। और यहां पर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त कर दिया। ये अंग्रेजों के लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। तो फिर अंग्रेजों को भी कर देने के लिए बाध्य करने लगा मीर कासिम। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई जो हुई, उसके बारे में बात करते हैं। बक्सर के युद्ध के पहले भी एक बार लड़ाई इनके बीच हो चुकी थी, इस पर कम चर्चा होती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अंग्रेजों ने आंतरिक व्यापार पर सभी करों को समाप्त करने का कड़ा विरोध किया। इसको लेकर 1763 में, सन याद रखिएगा, 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ाई छिड़ गई। और लड़ाई के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने, अंग्रेज मजबूत थे, काफी मजबूत थे उस समय मीर कासिम से, तो उन्होंने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर, इन 5 जगहों पर मीर कासिम को बुरी तरह हरा दिया। ये जगहों के नाम आप नोट करिएगा। उसके बाद मीर कासिम अवध भाग गया और वहां जाकर सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इनके साथ मिलकर एक संघ का गठन किया, ताकि अंग्रेजों से बंगाल को फिर से प्राप्त किया जा सके। और इस संघ में आप देखिए कि नवाब सुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम, ये 3 लोग मिलकर इकट्ठे हुए, ताकि अंग्रेजों को शिकस्त दी जा सके और फिर अपने देश में अपने हिसाब से उसको आगे ले जाया सके। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अवध की कहानी देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमने अवध के नवाब सुजाउद्दौला की बात की है, तो पहले अवध की कहानी के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। अवध के नवाब के बारे में देखते हैं। अवध का जो पहला नवाब था सआदत खां था। उसके बाद सफदरजंग यहाँ का नवाब बना, सन ध्यान से नोट करते जाइएगा। फिर उसके बाद सुजाउद्दौला नवाब बने थे, 1754 से 1775 के बीच नवाब थे। उसके बाद आसफुद्दौला 1775 से
1797 तक ये नवाब थे। फिर वजीर अली थे 1797 से 98 तक। सआदत अली खान द्वितीय नवाब थे 1798 से 1814 तक। गाजिउद्दीन हैदर अली खान नवाब थे 1814 से 27 के बीच। नासरुद्दीन हैदर थे 1827 से 37 के बीच। मोहम्मद अली शाह थे 1837 से 42 के बीच। अमजद अली थे 1842 से 47 के बीच। और इसके आखिरी नवाब थे वाजिद अली शाह। तो अवध जो था मराठों और अंग्रेजों के बीच बफर स्टेट के रूप में था। मतलब मराठों के साम्राज्य के बगल में था और अंग्रेजों के भी बगल में था। अंग्रेज जहां अपना ठिकाना बनाए हुए थे। इसका निर्माण जो था मोहम्मद शाह के काल में हुआ था और इसके संस्थापक माने जाते हैं सआदत खां बुरहानुल मुल्क। मोहम्मद शाह ने सआदत खां को 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर बनाया था और 1722 में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है। इसी सआदत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन जब इसको आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया नादिर शाह को, तो सआदत खान ने कहा नादिर शाह से कि आक्रमण करने के बाद लूट से तुम्हें 50 करोड़ तक के रुपए मिलेंगे। ये 50 करोड़ रुपए उस समय 1739 में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर थे। लेकिन शाह को नादिर शाह को सिर्फ 30 करोड़ रुपए मिले हैं। तो उसने सआदत खान से कहा कि अब जो हमारे बाकी 20 करोड़ रुपए कम हुए हैं वो तुम दो। तो डर की वजह से सआदत खान ने 1739 में आत्महत्या कर लिया। आइए सफदरजंग के बारे में बात करते हैं। सआदत खान का भतीजा व दामाद अबुल मंसूर खान सफदरजंग उसके बाद उत्तराधिकारी बना और ये इसका शासनकाल था 1739 से लेकर 1754 के बीच में। ठीक है। 1745 में सफदरजंग में रुहेलों के विरुद्ध एक सैनिक अभियान किया परंतु असफल रहा। ये भी तथ्य आता आपकी परीक्षा में। उसके बाद 1748 में अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण के दौरान उसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। ये याद रखना है आपको। इस बार ये लोग अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध थे और आगे चलकर ये साथ देते हैं। पेशवा सिंधिया और मल्हार राव के साथ इन्होंने मैत्री संधि की और 1754 में इसकी मृत्यु हो गई। एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में माना जाता है कि इसने योग्यता के हिसाब से पद वितरित किए, न कि धर्म के हिसाब से। और इसके शासन में सबसे उच्च पद पर हिंदू व्यक्ति था, हिंदू महाराज। उसका नाम था नवाब राय। ये स्टेट सिविल सर्विसेज में ये आ चुका है फैक्ट। तो सफदरजंग जो था इसने योग्यता अनुसार पद वितरित किए और इसके समय जो सबसे उच्च पद पर हिंदू महाराज जो था नवाब राय था। इसने कला संस्कृति को भी बढ़ावा दिया और जो हम लखनवी तहजीब की बात करते हैं वो सफदरजंग के ही समय लखनऊ में अवध में विकसित हुई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा में आ चुके हैं, स्लेट पे बात करना जरूरी था। अब हम शुजाउद्दौला की बात करते हैं जिन्होंने 1754 से लेकर 1757 तक शासन किया। ये सफदरजंग के पुत्र थे और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। तो ये आप देखिए, पहले सफदरजंग ने साथ नहीं दिया था। ठीक है, इन्होंने साथ नहीं दिया था, लेकिन शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया है तीसरे युद्ध में। ये ध्यान देने वाली बात है। इसने मीर कासिम को शरण दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में भाग लिया। तो आप देखिए, इसने 1754 से लेकर 1775 तक शासन किया है और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। यानी कि इसके समय कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? एक तो प्लासी का युद्ध हो गया, दूसरा अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था इसने पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो पानीपत का
जो तीसरा युद्ध था ये भी इसके समय लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध ये लड़ा गया था। तो इसके समय 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, वो आपको याद रखने हैं। प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये सब आपकी परीक्षा में आते हैं। अब इसके बाद एक एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1765 में क्लाइव ने इससे कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिए, शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक है, ये हुई संधि, ये इलाहाबाद की संधि कहलाती है। लेकिन उसके बाद 1773 की संधि थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, वॉरेन हेस्टिंग के साथ हुई थी और इस संधि का नाम है बनारस की संधि। इसके तहत उल्टा हुआ, इलाहाबाद और कड़ा 50 लाख रुपए में हेस्टिंग्स ने दोबारा इसको बेच दिया। ठीक है, सुजाउद्दौला को बेच दिया। तो जब इलाहाबाद की संधि हुई तो इसने अंग्रेजों को दे दिया, और जब बनारस की संधि हुई तो इसको वापस मिल गए इलाहाबाद और कड़ा 50 लाख रुपए में। ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। 1774 में इसने रुहेलखंड पर आक्रमण किया तथा रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां की हत्या कर दी और रुहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया। 1775 में इसकी मृत्यु हो गई। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे सुजाउद्दौला को लेकर। आइए वापस लौटते हैं और बक्सर की लड़ाई के बारे में बात करते हैं। मीर कासिम और शाह आलम, इनके गठजोड़ की बात करते हैं। मीर कासिम ने अवध के नवाब से सहायता की याचना की, मदद मांगा उनसे, और नवाब सुजाउद्दौला इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई से उबर नहीं पाए थे, जो कि 1761 में हुआ था। मुगल सम्राट भी इनके यहां शरणार्थी था, सुजाउद्दौला के हम उसे अहमद शाह अब्दाली की मित्रता प्राप्त थी। तो 1764, ये सन याद रखिएगा, 1764, जनवरी 1764, इस समय मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलता है और शाह आलम भी उनके साथ हो जाता है। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों एक दूसरे पर संदेह करते थे। उसके बाद अक्टूबर 1764 में बंगाल से अंग्रेजों को बाहर करने के आखिरी प्रयास में मीर कासिम अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं, आर्मी इनकी लड़ने के लिए एक साथ आई। मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बक्सर में नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को पराजित कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बनारस के राजा बलवंत सिंह तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। और लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनकी दीवानी और राजस्व का अधिकार अंग्रेज कंपनी के पास चला गया। मतलब पैसा इकट्ठा करने का काम अंग्रेज करेंगे। और इस निर्णायक लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की पुष्टि कर दी और अंग्रेजों द्वारा कठपुतली नवाब के माध्यम से बंगाल पर शासन करने की जो अभी तक परंपरा चली आ रही थी मीर जाफर और मीर कासिम के जरिए, वो परंपरा इन्होंने अब खत्म कर दिया। अब इन्होंने तय किया कि हम खुद रूल करेंगे। और इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया इस युद्ध के बाद। इस युद्ध का बड़ा महत्व है। इसके पहले जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो ब्रिटिश साजिश से हुई थी। ब्रिटिश जो थे साजिश के तहत जीते थे उस लड़ाई को। लेकिन बक्सर की लड़ाई एक पूर्ण युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस लड़ाई का महत्व इस तथ्य में था कि इसमें न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के मुगल सम्राट शाह आलम भी अंग्रेजों से हार गए। अंग्रेजों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो शाह आलम को बंदी बना चुके हैं। और फिर उसके बाद इस जीत से अंग्रेजों को उत्तरी भारत में एक महान शक्ति और पूरे देश पर वर्चस्व का दावेदार बना दिया। आइए जरा मानचित्र को थोड़ा देखते हैं। इस मानचित्र में हम बक्सर और प्लासी की स्थिति को जरा देखें। प्लासी यहां वेस्ट बंगाल के ऊपरी छोर पे है और बक्सर बिहार के पश्चिमी छोर पे है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का फिर से नवाब बनाया गया
और वह अपनी सेना के रखरखाव के लिए मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव, इन 3 जिलों को अंग्रेजों को सौंपने के लिए सहमत हो गया। मिदनापुर, बर्धमान और चटगांव, ये 3 जिले। प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया 1757 से 1760 तक। ये सन आपको याद रखना है। इसके बाद बक्सर की जीत के बाद लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया 1765 से 1767 के बीच में। ये आपको देखिए, मतलब 1760 के बाद क्लाइव दोबारा वापस चले गए थे, ब्रिटेन वापस चले गए थे। लेकिन जब बक्सर की जीत मिली इनको, तो फिर क्लाइव की स्ट्रैटेजिक और दूसरी जो उनकी नीतियां हैं उसकी जरूरत कंपनी को महसूस हुई, तो दोबारा उनको 1765 में बुलाया गया। ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर एक और फैक्ट है, बक्सर के युद्ध के समय कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम याद रखिए, वेंसी टॉट। बक्सर के युद्ध के समय कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है। क्लाइव ने ही इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए। ये सारी चीजें अभी हम आपको बता रहे हैं आगे। इलाहाबाद की संधि क्या है, इस पर ध्यान देते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि की। तो इस तरह इलाहाबाद की संधि के 2 हिस्से हुए। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच हुई संधि। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट के बीच संधि। तो यहां पर सवाल यह उठता है कि इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को क्यों नहीं शामिल किया? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उस पर बात करते हैं। बंगाल का जो भूतपूर्व नवाब था मीर कासिम इस लड़ाई में मारा गया था, और इसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर के लड़के निजामुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया। निजामुद्दौला अल्पवयस्क थे और साथ ही वो कंपनी की कृपा से बंगाल के नवाब बने थे। इसलिए कंपनी ने बंगाल के इस अल्पायु नवाब को इलाहाबाद की संधि में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। ये तो पहला कारण है। दूसरा, इलाहाबाद की संधि में बंगाल के बारे में भी शर्तें मौजूद थी। वो शर्तें क्या हैं? पहला, शर्तें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इन शर्तों को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ तय करती है, न कि बंगाल के नवाब के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अब बंगाल फिर से मुगल सम्राट की केंद्रीय सत्ता के तहत आ जाता है, क्योंकि असल में तो मुगल एम्परर ही उस पूरे इलाके के बादशाह थे, जिसे पहले अलीवर्दी खान ने औरंगजेब की मौत के बाद स्वतंत्र प्रांत घोषित कर लिया था। तो ये एक बड़ी वजह है। इलाहाबाद की संधि, जो पहली संधि है उसके बारे में बात करते हैं। यह 12 अगस्त 1765 को कंपनी और शाह आलम के बीच हुई। इसमें कई बातें सामने आई, जिसमें 2 प्रमुख चीजें थी, दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार। तो ये चीजें कहलाती हैं ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, 2 तरह की सरकारी प्रणाली। और इसकी शुरुआत की थी रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर की लड़ाई के बाद। तो दीवानी राइट्स क्या होती हैं और निजामत राइट से कैसे अलग है? दीवानी का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजस्व इकट्ठा करना, जो कि यह अधिकार कंपनी के पास बना रहा। और निजामत राइट मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए अधिकार, जैसे पुलिसिंग, जुडिशियल राइट, ये सब बंगाल के नवाब के पास बने रहे। तो ये सब क्या है, ये भी हम बताएंगे अभी आपको। फिर इलाहाबाद की संधि में जो बातें और प्रमुख थी, कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिए, और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन देना स्वीकार किया। तो आप देखिए कि भारत का जो सम्राट है, मुगल सम्राट, वो अब अंग्रेजों की शरण में आ गया था। ये एक बहुत बड़ी बात थी अंग्रेजों के लिए। और असल में इस लड़ाई में तो शाह आलम खुल के लड़ भी नहीं रहे थे।
जो मेन किरदार थे वो तो मीर कासिम और सुजाउद्दौला थे। लेकिन देखिए, बस हंसी खेल में ही मुगल सम्राट अंग्रेजों के शिकंजे में आ गए, और इसका कैसे अंग्रेजों ने फायदा उठाया। मुगल सम्राट से संधि की शर्तें तय करके कंपनी ने खुद को केंद्रीय सत्ता के तौर पर स्थापित कर लिया। नाम मात्र के ही सही, लेकिन यही फेस तो यही थे कंट्री में एम्परर के तौर पर। तो इनके आड़ में फिर अब अंग्रेजों ने अपनी नीतियां धीरे धीरे आगे बढ़ानी शुरू की। इलाहाबाद की संधि से बंगाल में कंपनी के पूर्ण शासन का रास्ता खुल गया, और आगे भविष्य में भारत का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के अधीन आ गया। आप इस चित्र को देखिए, ये मुगल सम्राट शाह आलम है और ये कंपनी का एक क्लर्क है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जब थॉमस रो आता था जहांगीर के सामने, तो कैसे घुटने के बल झुकता था जहांगीर को खुश करने के लिए। और वो एक जमाना था, और एक जमाना ये है कि दूसरा जो मुगल सम्राट है एक मामूली से क्लर्क के सामने शर्तें तय कर रहा है, बातें कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक रोचक सी बात है। आगे देखते हैं कि इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है वो कब हुई। 16 अगस्त 1765 को, जो कि क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच हुई। और इस संधि की शर्तों में यह था कि इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का बाकी हिस्सा सुजाउद्दौला को वापस कर दिया गया। यानी कि सुजाउद्दौला के साथ एक थोड़ा सा भाईबंदी का रिलेशन दिखाने की भी कोशिश की गई। क्यों की गई अभी हम बता रहे हैं आपको। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई, और कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। मुक्त व्यापार यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, उनको पैसा इकट्ठा करना, उनको ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, अंग्रेजों का यही तो उद्देश्य था, प्रारंभिक उद्देश्य यही था। सुजाउद्दौला को बनारस के राजा बलवंत सिंह से पहले की तरह लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। राजा बलवंत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध भीषण युद्ध किया था। तो फिर हम क्या देखते हैं इलाहाबाद की संधि में, तीन खास बातों को। पहला, कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। इसका मतलब इन इलाकों में ईस्ट इंडिया कंपनी ही रेवेन्यू की वसूली करेगी। तो फिर इसका मतलब क्या है। इसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मतलब यह है, पहली बार अंग्रेजों के जीवन में, जब अंग्रेज 1608 में भारत की धरती पर आए थे, उसके बाद से लेकर अभी तक ये सिर्फ ट्रेड रेवेन्यू की बात करते थे। मतलब व्यापार से जो रेवेन्यू हासिल होगा वही उनका रेवेन्यू था। लेकिन अब बक्सर की लड़ाई के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद, अब वो टेरिटोरियल रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। मतलब भारत की धरती से रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। ये है अंग्रेजों की कूटनीति और शातिर नीतियां। दूसरा, अवध में कंपनी के व्यापार को कर से छूट मिल गई, और अवध को कंपनी द्वारा सैन्य सहायता देने की बात कही गई। इसका मतलब कि अवध सैन्य दृष्टिकोण से पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो गया। अब जरा अवध का नक्शा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पूरा अवध का इलाका है, जो आज उत्तर प्रदेश और लखनऊ के इलाके हैं वो अवध में आते हैं। आप देखिए कि एक तरफ यहां पर जो मराठा साम्राज्य है, एक विशाल मराठा साम्राज्य, ये अवध पर अटैक करते थे बार बार। और इधर पानीपत और दिल्ली के रास्ते अहमद शाह अब्दाली इधर अटैक करता था। यानी अवध जो है बंगाल के लिए एक बफर स्टेट है। मतलब इधर से भी अगर दुश्मन आते हैं और इधर से दुश्मन आते हैं, तो अंग्रेजों तो सुरक्षित बने रहेंगे सिर्फ इस अवध की वजह से। और इसीलिए उन्होंने सुजाउद्दौला के सिर पर हाथ रखकर एक भाईबंदी दिखाई उनके साथ कि देखो भाई, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, हम तुम्हारा राज्य भी तुम्हें वापस करेंगे, क्योंकि तुम तो वो तो बफर स्टेट था, उससे तो उनको फायदा ही होना था। वो उनके लिए सुरक्षा दीवार के रूप में काम कर रही थी ये पूरा इलाका। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जब आपके ऊपर कोई अटैक करेगा, मतलब मराठे या इधर से अहमद शाह अब्दाली या अफगान, तो हम आपको सेना देंगे। तो ये सुजाउद्दौला को शुरू में बात समझ में नहीं आई, पर धीरे धीरे सुजाउद्दौला को भी बात समझ में आई। कंपनी ने अवध को अपने अधीन क्यों नहीं लिया, इस पर बात करते हैं। अवध को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लेने से कंपनी पर एक बड़े भूभाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी आ जाती है।
और अवध की सीमा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान और मराठों के हमले के लिए खुली हुई थी। इसके अलावा अवध एक बफर राज्य के तौर पे काम कर रहा था। बफर राज्य यानी कि सुरक्षित राज्य के तौर पे काम करता था। इसके अलावा अवध का नवाब शुजाउद्दौला कंपनी के प्रति लगातार निष्ठावान बना रहा। बंगाल में द्वैत शासन पे बात करते हैं। द्वैत शासन का अर्थ है दोहरी नीति या दोहरा शासन। क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया, जिसमें दीवानी यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास रहा, लेकिन प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया, जबकि निजामत यानी कि फौजदारी यानी कि पुलिसिंग इसके जो राइट्स थे बंगाल के जो अल्पवयस्क नवाब थे नजीमुद्दौला उनके हाथ में थी। तो दीवानी और निजामत इनके कार्यों का जो विभाजन है वही द्वैत शासन कहलाता है। इस व्यवस्था की विशेषता ये थी कि ये उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व की बात करता था। मतलब जिसके पास अधिकार है उनको पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, और जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है उनके पास अधिकार नहीं है। तो इस योजना के तहत सैनिक संरक्षण, विदेश व्यापार नीति और विदेश व्यापार का प्रबंधन एक कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया, और लगान वसूलने के लिए और न्याय के लिए भारतीय अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। तो लगान वसूलने के लिए मोहम्मद रजा खां को बंगाल का, सिताब राय को बिहार का और राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान बनाया गया। इनके नाम नोट करिएगा, आपकी परीक्षा में आते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का, सिताब राय को बिहार का और राय दुर्लभ को उड़ीसा का दीवान बनाया गया। तो इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब ये रहा कि कंपनी ने दीवानी का उत्तरदायित्व खुद लेने के बजाय भारतीय नायब दीवानों को सौंप दिया। वो पैसा लेके आएंगे और ये अपनी जेबें भरेंगे। द्वैत शासन के तहत कंपनी को राजस्व वसूलने तथा बंगाल के नवाब को शासन चलाने का अधिकार था, और यह शासन प्रणाली बंगाल में 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत लाई गई थी। इस प्रणाली को बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा में भी लागू किया गया। ये जो बंगाल की हम बात कर रहे हैं बार बार ब्रिटिश शासन के तहत, उसमें आज का बांग्लादेश, वर्तमान पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सब शामिल थे उस समय। तो दीवानी की क्या बात हुई इन शर्तों में? इलाहाबाद की संधि से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के लिए मुगल बादशाह ही अपनी तरफ से एक दीवान नियुक्त करते थे, लेकिन इस संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का काम कंपनी को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह द्वैत शासन क्यों अपनाया? उसकी वजह क्या थी? असल में कंपनी को भारत में शासन के मामले में अनुभव नहीं था, और यह कंपनी खासतौर पे एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। इसके अलावा इस कंपनी के पास उस समय योग्य और प्रशिक्षित प्रशासक नहीं थे। तो अगर कंपनी दीवानी और निजामत इन दोनों अधिकारों को अपने साथ में ले लेती हाथ में, तो कंपनी की इनकम कम हो जाती और उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती, क्योंकि इन नए अधिकारियों के लिए उसको पैसे और सैलरी का इंतजाम करना पड़ता। द्वैत शासन को अपनाने का एक और कारण यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के बजाय कहीं न कहीं अपने व्यापारिक हितों पर ज्यादा फोकस कर रही थी, और इस द्वैत शासन प्रणाली के तहत कंपनी के व्यापारिक हित सुरक्षित हो रहते हैं। इसलिए कंपनी ने राजनीतिक शक्ति बंगाल के नवाब के पास बने रहने का विकल्प चुना। इसके अलावा कंपनी यह दिखाना चाहती थी कि उसने बंगाल पर वास्तव में अधिकार नहीं किया है, और कंपनी की प्रकृति अभी भी व्यापारिक है। कंपनी को संदेह था, इन अंग्रेजों को यह डाउट था कि बंगाल की राजनीतिक सत्ता अगर हाथ में ले लेंगे तो शायद ब्रिटेन की पार्लियामेंट इनके काम में हस्तक्षेप शुरू कर देगी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह भी संदेह था कि जो बाकी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां उस समय मौजूद हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेंगी और न ही कंपनी को चुंगी शुल्क इनका भुगतान करेंगी, जैसा कि अभी तक वो बंगाल के नवाब को कर रहे थे। इसके अलावा इन अंग्रेजों के, जो कि यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाकी प्रतिस्पर्धी थे, उनका दमन नहीं हुआ था।
मराठे अभी भी विद्रोह करते थे और बार बार आसपास के इलाकों पर अटैक करते थे। अगर कंपनी राजनीतिक सत्ता को सीधे सीधे अपने हाथ में ले लेती तो इससे तो पहले भारतीय शासक असुरक्षित महसूस करते, फिर आगे एकजुट होकर इन पर अटैक कर देते, आक्रमण कर देते। इसके अलावा बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट अभी भी भारत में आम जनता के बीच काफी प्रतिष्ठित थे और लोगों पर उन पर काफी भरोसा था। यदि कंपनी राजनीतिक सत्ता ले भी लेती तो संभावना थी कि भारत में आम जनता, खासकर बंगाल की जनता के बीच कंपनी। इलाहाबाद की संधि का एक विश्लेषण करते हैं थोड़ा सा। बक्सर की युद्ध को जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सैन्य शक्ति का लोहा पहले ही मनवा चुकी थी, किंतु इलाहाबाद की संधि की शर्तों के माध्यम से कंपनी ने अपनी कूटनीतिक प्रखरता को साबित किया। इलाहाबाद की संधि की शर्तें पूरी तरह से कंपनी के पक्ष में थीं और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि कंपनी की भूमिका एक विजेता की थी। द्वैत शासन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था में दोष उत्पन्न होने लगे और आगे चल के नवाब के अधिकारियों तथा कंपनी के कर्मचारियों के बीच मतभेद पैदा होने लगे। इसके अलावा कंपनी यही नहीं रुकती है, वो शासन व्यवस्था के संबंध में भी नवाब के काम में हस्तक्षेप करती है, जबकि शासन व्यवस्था का काम तो नवाब का था, लेकिन ये तो वही करेंगे ना जिससे उनको आर्थिक फायदा हो, तो नीतियां भी ये वही बनवाएंगे जो इनके आर्थिक हितों के अनुरूप हो। द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव बंगाल की जनता पर पड़ा। कंपनी के कर्मचारी जो दीवानी वसूल करने में काफी कठोरता दिखाते थे और कृषि उपज में जब कमी होती थी उसके बाद भी इस व्यवस्था का व्यापार और वाणिज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जहां एक तरफ कृषकों से या किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूला जाता था, वहीं दूसरी तरफ भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स के लिए कोई बड़े प्रयास नहीं किए गए, जिससे किसानों की आर्थिक बदहाली सामने दिखने लगी। इसके अलावा बंगाल के वस्त्र उद्योग को काफी क्षति पहुंची क्योंकि कंपनी ने इंग्लैंड के रेशमी वस्त्र उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योगों को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया और उसके बाद बंगाल की जो दयनीय हालत हुई उससे अंग्रेज भी थोड़ा घबरा गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक स्टेटमेंट दिया। उसने बोला कि मैं निश्चय पूर्वक ये कह सकता हूं कि 1765 से लेकर 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद नहीं थी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्नर नियुक्त होने के बाद क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन का अंत हो गया। द्वैत शासन से कृषि व्यवस्था को काफी आघात लगा था और 1770 में बंगाल के अकाल की वजह से किसान भाइयों की हालत काफी खराब हुई। द्वैत शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना का पूरी तरह से अभाव था। यह एक अधूरी योजना थी जो पूरे भारत के लिए एक मजाक का विषय बनी रही। तो ये सब था आज बंगाल के बारे में। आने वाले अंक में हम इतिहास के कुछ और महत्वपूर्ण पन्नों को पलटेंगे। धन्यवाद।